अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो में हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स की एक टाइप कह सकते हैं, जो कि हमने क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। तो चलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज आखिर होता क्या है। इसे उर्दू में हम लोग हुंडी भी कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कहते हैं जी, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द ऑर्डर ऑफ क्रेडिटर और सेलर फॉर डेटर। ये कहते हैं कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एक ऑर्डर होता है, किसकी तरफ से, क्रेडिटर की तरफ से, या जो सेलर होता है गुड्स का जो सेलर होता है वो एक ऑर्डर देता है किसके लिए, फॉर डेटर और बायर, यानी कि कर्जदार के लिए या जो ख़रीदार होता है, जो चीज़ें ख़रीद रहा होता है उसके लिए, टू पे अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी उस बंदे को, जो क्रेडिटर है उसको पे करेगा, यानी कि जो बायर है वो सेलर को पे करेगा। सेलर ये ऑर्डर कर रहा है टू अ सर्टन पर्सन, उसको या फिर किसी दूसरे सर्टन बंदे को। अब वो जो सर्टन बंदा हो सकता है वो बेसिकली बैंक को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हो सकता है ड्रॉर खुद ही हो, यानी कि सेलर जो क्रेडिटर होता है ये खुद ही हो, या फिर वो कोई तीसरी पार्टी हो सकती है बैंक, जिसके पास ये बिल जो है वो बाद में हम लोग डिस्काउंट वगैरह करा सकते हैं। तो थोड़ा सा इसका पस मंज़र कुछ इस तरह से होता है कि ये जो बिल है वो बेसिकली ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के दौरान इस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ किया जाता है। अगर कोई बंदा जो है वो, जो बायर है वो क्रेडिट के ऊपर चीज़ें वगैरह ले रहा होता है, तो वो एक उसको एक ऑर्डर दिया जाता है फ्रॉम द सेलर कि आप हमें 3 माह बाद इस फलानी डेट को हमें ये पैसे जो है वो आप पे ऑफ करोगे। तो उसके अगेंस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो जनरेट किया जा रहा होता है। तो इसकी पार्टीज़ हैं, तो सबसे इसकी ऑलमोस्ट 3 पार्टीज़ हैं। तो पहली पार्टी है ड्रॉर बेसिकली वो बंदा है जो कि बिल को ड्रॉ कर रहा होता है, जो बना रहा होता है बिल। उसके बाद है ड्रॉई। अब ड्रॉई बेसिकली ये जिसकी तरफ हम लोग एड्रेस कर रहे होते हैं उस बिल में, वो बेसिकली आपका ड्रॉई होता है, यानी कि जिसने पैसे देने हैं। अब पेई जो है, पेई बेसिकली वो पार्टी है जिसको हमने पैसे पे करने, यानी कि ड्रॉई ने पैसे पे करने हैं। अब ये जो आपका जो पेई होता है वो ड्रॉर भी हो सकता है या कोई दूसरी पार्टी भी हो सकती है, जिससे यानी कि हो सकता है ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ड्रॉर ने अपने किसी तीसरे बंदे के साथ अपने अकाउंट को सेटल करने के अगेंस्ट उसने एडजस्ट करा दिया हो, यानी कि एंडोर्समेंट हो सकती है इस बिल की भी। तो पेई जो है वो उस सूरत में चेंज हो सकता है। ये एंडोर्सेबल है, ये एंडोर्समेंट इसकी हो सकती है, इसके पेई चेंज हो सकते हैं, यानी कि जो भी होल्डर होगा किसी उस बिल का एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, वो इसका पेई बन सकता है, उसका पेई हो सकता है बेसिकली। आगे कुछ इसके फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर है ऑर्डर है। तो इसमें बेसिकली एक ऑर्डर होता है पेमेंट का बजाय के रिक्वेस्ट के। इसमें मिन्नत से मदद नहीं होती डेटर की कि आपने मुझे 3 माह बाद पैसे देने, बल्कि उसको एक हुक्म दिया जा रहा होता है कि आपने मुझे 3 माह बाद जो है वो ये 3 माह का जो टाइम पीरियड है, ये जिसमें एज एन एग्जांपल ही कह रहा हूँ, तो 3 माह के बाद आपने ये पैसे जो हैं वो मुझे पे ऑफ करने हैं। उसके बाद है इन राइटिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो हमेशा इन राइटिंग होता है, क्योंकि इन राइटिंग का एज अ सबूत भी हम लोग उसको प्रेजेंट कर सकते हैं और उसका रिकॉर्ड भी ज़्यादा, उसको मेंटेन करना ज़्यादा बेहतर है, उसकी लीगैलिटी ज़्यादा होती है, उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो हमेशा इन राइटिंग ही होता है। फिर है अनकंडीशनल। अब इसमें किसी किस्म की भी कंडीशन वगैरह शामिल नहीं होती, यानी कि हम ये कहें कि आपने ये हमें पैसे ना दिए तो हम आपकी ये चीज़ उठा के ले जाएंगे, हम आपका अगली दफ़ा आपसे इस तरह नहीं करेंगे, हम आपको गुड्स वगैरह नहीं देंगे। तो इसमें ऐसे किसी किस्म की भी कंडीशन, कोई भी शर्त वगैरह इसमें शामिल नहीं होती, जस्ट एक ऑर्डर होता है। उसके बाद सर्टन अमाउंट, तो जो अमाउंट उसके ऊपर मौजूद होती है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, जो अमाउंट हमने दर्ज की होती है, जस्ट उसी अमाउंट के लिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो वैलिड रहता है। उससे ज़्यादा अमाउंट हम लोग रिसीव नहीं कर सकते। उसके बाद है स्पेसिफाइड पर्सन। तो जो ड्रॉर होता है उसका हमेशा बेसिकली उसके अंदर हमने मेंशन किया होता है कि इस बंदे को हमने ये जो पैसे है वो पे करने हैं, और साथ साथ जो ड्रॉई होता है उसका भी नाम बीच में मेंशन होता है कि इस बंदे ने पैसे पे करने हैं। तो दोनों दोनों पार्टी को उनको स्पेसिफाई किया जा रहा होता है।
फिर है एक्सेप्टेंस। अब मंजूरी भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि ड्रॉई का बिल को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। यानी कि जो आपका डेटर है, अगर तो वो बिल एक्सेप्ट नहीं करता, बगैर एक्सेप्टेंस के वो कहता है कि जी मैं आपके पैसे दे दूंगा, लेकिन वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, तो उस में आप चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज 10 दफ़ा ड्रॉ कर लें, लेकिन उसका कोई लीगल हैसियत नहीं होती। विदाउट एक्सेप्टेंस उसकी लीगल हैसियत नहीं होती। एक्सेप्टेंस बेसिकली क्या है, उसके सिग्नेचर्स। उसके बाद है ड्रॉर। तो ड्रॉर हम जो है वो बिल के ऊपर उसका नाम मेंशन कर रहे होते हैं और ये बताते हैं कि इस बंदे ने बेसिकली गुड्स जो है वो सेल किए थे। उसके बाद सिग्नेचर्स ऑफ ड्रॉर। अब ड्रॉर के जहाँ पे हमने नाम वगैरह मेंशन करना है, वहाँ पर उससे सिग्नेचर्स भी ज़रूरी होते हैं। अगर तो उससे सिग्नेचर्स नहीं है तो वो बिल जो है वो बेसिकली इनवैलिड करार दिया जाता है। उसके बाद है पेई। अब हमने पेई भी बताना है कि जी इस बंदे को जो ड्रॉई है उसने पेई को पैसे पे करने हैं कुछ टाइम के बाद। अब वो जो पेई है वो ड्रॉर भी हो सकता है, वो कोई तीसरी पार्टी भी हो सकती है, जिसको भी अगर आगे जो है वो ड्रॉर ने बिल जो है वो इंडोर्स कर दिया होगा, पेई चेंज हो सकता है। फिर पर्सनैलिटी ऑफ ड्रॉर और ड्रॉई। तो पर्सनैलिटी का बेसिकली यही है कि बिज़नेस कम्युनिटी में अगर उनके कोई दूसरे नाम मशहूर हैं तो वो भी हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज में शामिल कर रहे होते हैं। वो बता रहे होते हैं कि मिस्टर ए उर्फ ए बी सी इस तरह करके, या मिस्टर ए उर्फ ए के ट्रक वाला। ये जस्ट एक पर्सनैलिटी जो जिन नामों से वो मशहूर होते हैं बिज़नेस कम्युनिटी में, हम वो नाम भी अक्सर इसमें मेंशन कर रहे होते हैं। उसके बाद है पेमेंट ऑफ बिल। तो जो भी उसकी जो पेमेंट होती है बिल की, वो हम लोग ऑन डिमांड भी करवा सकते हैं। यानी कि अगर हमें पैसे की ज़रूरत है तो हम डिमांड कर सकते हैं कि हमें पैसा दे दिया जाए, या फिर जो भी मैच्योरिटी डेट है, जो भी वो टाइम उसमें फिक्स किया गया, उस टाइम पे तो फिर पेमेंट जो है वो लाजमी हो जाती है। उसके बाद रेवेन्यू स्टैम्प्स। तो इसके ऊपर रेवेन्यू स्टैम्प वगैरह भी लगाई जाती है ताकि एक सनद रहे, और ये जो स्टैम्प्स हैं वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज होती है। यानी कि 50 रुपये के 200 रुपये के हिसाब से जो स्टैम्प्स होती हैं वो भी 200 रुपये वाली ही होती हैं, और इसके ऊपर जो स्टैम्प है वो 2 दफ़ा लगाई जाती है। जो लोकल बिल होता है उसके ऊपर 1 दफ़ा होती है, जबकि जो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो 2 दफ़ा होता है। ये भी क्या होती हैं, ये भी हमने आगे जाकर टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़ेंगे। उसके बाद है इंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो जो बिल है वो हम लोग जो ड्रॉर है वो बिल को इंडोर्स किसी दूसरे बंदे को भी कर सकते हैं। यानी कि अपने अगर कोई तीसरी पार्टी के साथ उसका कोई ये क्रेडिट डेट का मसला वगैरह चल रहा है, कोई डेबिट क्रेडिट का मसला चल रहा है, तो वो अपने अकाउंट्स जो है वो उसके साथ वो सेटल कर सकता है थ्रू दिस बिल ऑफ एक्सचेंज। तो शुरू में जो भी जिसको भी वो इंडोर्स करेगा उस शुरू में वो उस बिल का होल्डर बन जाएगा और वही उस बिल का पेई बन जाएगा। देन इट इज़ फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट। तो इसको एज आ हम लोग सिक्योरिटी वगैरह भी यूज़ करके बैंक से लोन वगैरह भी ले सकते हैं, या दूसरे सूरत में डिस्काउंटिंग वगैरह करके जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स की जो कमर्शियल बैंक जो है वो हमें फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उसके अगेंस्ट हमें क्रेडिट फैसिलिटी भी मिल रही होती है बाय बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर रिन्यूअल ऑफ बिल। तो अगर तो जो ड्रॉई है वो बिल जो है वो मैच्योरिटी डेट के ऊपर वो पूरा पे नहीं कर सकता, या उसने ज़ीरो अमाउंट पे की है, तो सूरत में बिल को म्यूचुअल कंसेंट के साथ रीन्यू किया जाता है। लेकिन इस सूरत में जब बिल को रीन्यू किया जाता है, कोई मज़ीद उसको मोहलत दी जाती है, मज़ीद टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अब उसको साथ में कुछ इंटरेस्ट भी अब पे करना पड़ेगा। पहले इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जब बिल रीन्यू किया जाता है तो उसमें इंटरेस्ट शामिल किया जाता है। फिर पार्टीज़ हैं। तो 3 पार्टीज़ जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ड्रॉई और पेई होते हैं। फिर पार्शियल पेमेंट। तो पार्शियल पेमेंट भी वो कर सकता है, यानी कि वो कहे कि मैं आपको ड्यू डेट तक 1 लाख रुपए का बिल था, तो वो कह सकता है कि मैं आपको ड्यू डेट तक 50,000 दे दूँ, 50,000 जो है वो मैं आपको आफ्टर ड्यू डेट दूंगा। तो उस में वही है कि बिल को रीन्यू किया जाएगा, नई ड्यू डेट उसे दी जाएगी
और वो जो रिमेनिंग 50,000 होगी उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। फिर है रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो रिटायरमेंट ऑफ बिल बेसिकली ऐसे कहते हैं कि अगर तो उसने मेजॉरिटी डेट से पहले यानी कि ड्यू डेट से पहले ही अगर उसने बिल पे कर दिया है तो उसे हम लोग बेसिकली रिटायरमेंट ऑफ बिल कहते हैं। फिर एक ग्रेस डेज। तो मेचोरिटी डेट यानी कि अगर कोई 3 माह का टाइम पीरियड फिक्स किया हुआ है किसी के साथ, यानी कि अगर 1 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ था तो वो 31 मार्च को वो बिल जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, तो उसके ऊपर उसे 3 डेज़ मज़ीद मिलते होते हैं, यानी कि वो 3 अप्रैल तक उसके पास टाइम होता है कि वो बिल जो है वो आपका पे ऑफ कर सके। नेक्स्ट आप डिसऑनरिंग। तो डिसऑनरिंग बेसिकली यही होता है कि आपको अगर वो बिल जो है वो पे ऑफ ना कर सके तो दैट इज़ बेसिकली डिसऑनरिंग ऑफ बिल। तो जो रिन्यूअल वाला जो मसला होता है वो आफ्टर डिसऑनरिंग ही होता है, यानी कि वो पेमेंट आपको नहीं कर सका तो वो आपका जो बिल है वो डिसऑनरिंग हो जाएगा और नोटरी पब्लिक जब वो आपको डिसऑनरिंग का सर्टिफिकेट भी आपको भेज देगा, आप उनसे रिसीव करोगे। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरफ। आखिर किस किस टाइप की हुंडी इस्तेमाल की जा रही होती है। तो ये पहले जो है वो मेन टाइप्स हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्लेस, जगह के लिहाज से बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन कौन से होते हैं। तो जगह के लिहाज से पहला जो है वो इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसमें जो ट्रेडर्स हैं यानी कि जो दोनों पार्टीज़ हैं ड्रॉ और ड्रॉई पेई वगैरह जो इतने भी पार्टीज़ हैं वो दोनों एक ही मुल्क के बाशिंदे हों, यानी कि अगर पाकिस्तान के अंदर के ही पाकिस्तान में रहने वाले 2 शहरों के भी अगर वो ड्रॉ और ड्रॉई हैं तो उसे भी हम लोग इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज ही कहते हैं, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज के रिलेटेड जितने भी मामला हैं वो एक मुल्क के अंदर ही हो रहे हैं। अच्छा, अब इसके कुछ टाइप्स हैं। तो उसमें सबसे पहले टाइप है इनलैंड साइड बिल। तो ये ऐसा बिल होता है जिसकी जो पेमेंट है वो तब तक नहीं होती जब तक बिल को उस मौके पर प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। तो ये बेसिकली लोकल ट्रेड में ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है। बिल की प्रेजेंटेशन की जाएगी यानी कि बिल प्रेजेंट किया जाएगा ड्रॉर की तरफ से या पे जो भी होगा उसके तरफ से बिल जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा, तभी जो ड्रॉई है वो बिल की पेमेंट करेगा। उसके बाद है इनलैंड टाइम बिल। तो टाइम बिल वो आम बिल ही है, जैसे कि जब उसकी मेचोरिटी डेट आएगी तभी बिल जो है वो पे किया जाएगा। उसके बाद है फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे वो इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज था इसी तरह ये फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसमें अब जो पार्टीज़ हैं वो 2 मुख्तलिफ मुल्कों के बाशिंदे होंगे। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के रहने वाले 2 लोग हैं, उन्होंने आपस में कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी की, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया और उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल किया, मीडियम क्रेडिट आप कह लें कि ट्रांसफरिंग के तौर पर उसको इस्तेमाल किया, तो उससे हम लोग फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज कहेंगे। तो इसकी भी आगे 2 टाइप्स वही हैं, एक साइड बिल है, फॉरेन साइड बिल, यानी कि पेमेंट के टाइम पे आपको बिल जो है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा, जबकि दूसरा वही आपका फॉरेन टाइम बिल, यानी कि आपको किसी एक जो सेट फ्यूचर डेट है उसके ऊपर आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद कुछ दूसरी टाइप्स हैं बिल्स की। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है सबसे पहले ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि बेसिकली ट्रेड पर्पसेस के जितने भी मामला होते हैं ट्रेडिंग के रिलेटेड, यानी कि तजारती हुंडी जिसे कहते हैं, तो तजारत के रिलेटेड जितने भी मामला आते हैं, कोई सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स हमें करनी है तो उसके अगेंस्ट जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग जारी करते हैं दैट इज़ बेसिकली ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी तक हमने जितनी भी बातें की हैं ये सारी कुछ ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज में ही शामिल होता है, यानी कि गुड्स की सेल और परचेज और उसके अगेंस्ट जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज होता है दैट इज़ ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, ये जो बिल है ये जस्ट अकोमोडेशन पर्पसेस के लिए होता है, यानी कि तलाफ़ी किसी चीज़ की तलाफ़ी हो रही है, नुकसान वगैरह होता है उसकी भरपाई वगैरह के लिए ये जो बिल है वो यूज़ हो रहा होता है, बजाय कि किसी ट्रेड को इन्वॉल्व वगैरह हम लोग कर रहे हो। इसमें कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती बल्कि जस्ट फॉर अकोमोडेशन पर्पज़ ये वाला बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी भी किस्म का हम लोग भरपाई वगैरह नुकसान को पूरा वगैरह कर रहे हैं या कोई भी
आपस में जो बैलेंसेज हैं उनको क्लियर ऑफ कर रहे हैं, तो उस सूरत में हम लोग अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज को यूज़ करते होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सेप्टेड बिल, तो ये कुछ मज़ीद माइनर टाइप्स हैं। तो ऐसा बिल जो कि पेमेंट के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाए ड्रॉई की तरफ से, तो उसे हम लोग एक्सेप्टेड बिल कहते हैं। फिर अनएक्सेप्टेड बिल यानी कि जिसके ऊपर जो ड्रॉई है उसने साइन वगैरह ना किया, उसको एक्सेप्ट ना किया हो, तो वो आपका अनएक्सेप्टेड बिल होता है। ये बेसिकली डिसऑनर्ड बिल ही होता है। फिर डिसऑनर्ड बिल यानी कि जिस पे ड्रॉई ने या तो सिग्नेचर ना किया या ड्रॉई जो वो पेमेंट ना करे, तो उसे हम लोग डिसऑनर्ड बिल कहते हैं। फिर रीन्यूड बिल यानी कि अगर ड्यू डेट तक उसने पूरी पेमेंट नहीं की या पेमेंट की ही नहीं है और उसने मज़ीद मोहलत मांगी है, तो आपका बिल जो वो रीन्यू किया जाता है, उसे आप नई फ्यूचर डेट देते हो और इस बार जो है वो आपको जितनी भी रिमेनिंग अमाउंट होती है उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट भी चार्ज करते हो। दैट इज़ अ रीन्यूड बिल। फिर आपका ऑनर बिल यानी कि ऐसा बिल जो उसकी जो पेमेंट है वो ड्यू डेट के ऊपर हो जाए, यानी कि ड्यू डेट पे हो, ड्यू डेट के ऊपर अगर वो बिल ऑनर कर रहा है, आपकी पेमेंट कर रहा है, दैट इज़ बेसिकली ऑनर्ड बिल। फिर रिटायर्ड बिल यानी कि जिसकी जो उसने ऑनरिंग है, यानी कि आपकी जो पेमेंट है वो बिफोर ड्यू डेट कर दी है, बिफोर मैच्योरिटी कर दी, तो वो आपका रिटायर्ड बिल होता है। फिर डिस्काउंटेड बिल, ऐसा बिल जो कि ड्रॉर जो है वो बैंक के पास ले जाए और उसके अगेंस्ट जो है वो डिस्काउंट वसूल करे, यानी कि क्रेडिट वगैरह ले और उसको वो डिस्काउंट करके बैंक जो है वो देता है, तो दैट इज़ बेसिकली अ डिस्काउंटेड बिल। अब ये जितने भी मामला होते हैं डिस्काउंटेड वाले, ये मैच्योरिटी से पहले ही होते हैं। लास्ट पे इंडोर्स्ड बिल, यानी कि अगर जो ड्रॉर है वो मैच्योरिटी से पहले ये जो बिल है वो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर से किसी दूसरे बंदे को इंडोर्स कर दे या इवन के वो बैंक को भी डिस्काउंट कर दे, तो दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंडोर्समेंट ही होती है, लेकिन उसमें भी पे जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन आप उसे इंडोर्समेंट कहते नहीं हो, आप उसे डिस्काउंटिंग ही कहते हो। इंडोर्समेंट इज़ समथिंग कि आप किसी दूसरे बंदे को अपने अकाउंट सेटल करने के लिए उनके दरमियान आप बिल ऑफ एक्सचेंज लिए, तो आप उन्हें बिल ऑफ एक्सचेंज दे देते हो कि यार ये मैंने आपकी इतनी अमाउंट देनी थी, ये इतने का बिल है, तो आप ये अमाउंट आप फुल ले लेना और जितनी बाकी होगी वो मैं आपको फ्यूचर डेट के ऊपर दे दूँगा। तो दैट इज़ बेसिकली एन एंडोर्स्ड बिल। सो होप यू लाइक द वीडियो, आपको समझ आ चुका होगा लेक्चर। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन आपने लास्ट में दबा देना ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनके बारे में आपको नोटिफाई किया जा सके। थैंक यू।